जब हमें पहली बार बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना तो उस टाइम पे उसकी एज क्या होनी चाहिए? बच्चे की कोई एज नहीं होती सीखने की। सिलेक्टिंग अ प्री स्कूल इज अ वेरी क्रूशियल फेज। तो ये प्री स्कूल डिफाइन कैसे करते हैं? मैं इंडिविजुअल हर पेरेंट को बोलता हूँ, आप अपने एरिया में मिनिमम 10 to 15 स्कूल्स विजिट करना। अब स्मार्ट स्कूल का मतलब नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्मार्ट हो या स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। प्री स्कूल कंप्लीट होने के बाद मुझे अपनी बच्ची को अगर एडमिशन दिलवाना है किसी स्कूल में तो मैं कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करूं? एनसीईआरटी का गॉडफादर सीबीएसई बोर्ड इन इंडिया अगर कोई है तो वो सीबीएसई है। टेक्सटाइल में हम नंबर 1 है, बिजनेस में नंबर 1 है, डायमंड में हम नंबर 1 है, तब गर्वी गुजरात बोल सकते हैं। इनफैक्ट हम पॉलिटिक्स में नंबर 1 है। मतलब मोदी जी और शाह जी ने पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया हुआ है। हेलो एवरीवन, दिस इज इना जैन हियर। वेलकम टू आवर एचजेस पॉडकास्ट। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग और उनकी स्कूलिंग को लेकर के कई कंफ्यूजन होता है। आज उन्हीं कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जीडी गोइंका टॉडलर हाउस के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिनको एजुकेशन फील्ड में 21 साल का एक्सपीरियंस रहा है और अर्ली चाइल्डहुड एज में उनकी एक्सपर्टाइज हासिल उन्होंने करी है। आगे की वीडियो को देखने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर आशुतोष शर्मा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड इट इज़ एन ऑनर कि आपने इनवाइट किया है अपने पॉडकास्ट में। होप कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आप जिस मीडियम से सारे मदर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो उनके जो भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पर आधे घंटे के पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सर, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और बहुत सारी ऐसी मदर्स है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता है। जब हमें पहली बार बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना तो उस टाइम पे उसकी एज क्या होनी चाहिए? किस एज में वो स्कूल में एंटर हो? मैम, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एंड गुजरात में एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है और इसमें एक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में एक फाइट भी होती है, बहुत मज़ेदार है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल में एजुकेशन मिल जाना चाहिए, और वहीं अगर जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो बोलते हैं इतने छोटे बच्चे को स्कूल में क्यों डालें। इनफैक्ट नेबर्स भी इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं और उनका भी ऐसा रहता है कि इतने छोटे बच्चों को अभी से बर्डन डाल दिया, कौन सा बच्चा बोर्ड देने वाला है, कौन सा आईएएस बनने वाला है, एंड दे गिव अ टोन, है ना, उनका एक टोन भी होता है। तो इस डायलेमा में बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो हैं ना, वो पीस के रह जाते हैं। तो सही टाइम उनको पता ही नहीं होता कि राइट टाइम क्या है। तो राइट टाइम बताने से पहले मैं एक पेरेंट्स को सिर्फ एक सजेशन दे दूँगा अपने हिसाब से, जो मैं काउंसलिंग में भी बोलता हूँ। 1-to-1 जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम उनको यही बात बताते हैं कि बच्चे की कोई एज नहीं होती सीखने की। तो हम 5000 साल पहले अगर हम जाएं तो महाभारत काल में भी इसका वर्णन है ना, और लाइव एग्जाम्पल है कि 5000 साल पहले महाभारत में ये बताया गया है कि बच्चे कब सीख सकते हैं। तो जब अर्जुन की वाइफ सुभद्रा प्रेग्नेंट थी और अभिमन्यु उनके पेट में थे, तो अर्जुन ने उनको एक स्टोरी बताया था और सुभद्रा सो गए थे, इसलिए उनको आधा पर वो चक्रव्यूह जो है वो उनको निकलना, अंदर जाना आता था, लेकिन लड़के बाहर नहीं आना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि बच्चा कब से सीखना स्टार्ट कर सकता है? व्हेन आपको जब ये गुड न्यूज़ मिल गया कि यू आर प्रेग्नेंट, मतलब जब भी मम्मी प्रेग्नेंट है, ये गुड न्यूज़ डॉक्टर ने दे दिया है, इनफैक्ट तब से ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर सकता है। तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। बाकी अगर बात रही प्री स्कूल में कब डालना चाहिए, तो दैट द एज गवर्नमेंट ने एक एज डिफाइन किया है और एक पेरेंट एज डिफाइन करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जब से लागू हुआ है, तो हर स्कूल ये मान के चल रहा है कि बच्चा 3 साल का होगा तो उसको प्री स्कूल में डालना है, राइट। अगर हम NEP के पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ये बोलती थी कि 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डालना है। तो 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डालना है, तो आप क्या बच्चे को घर पे रखेंगे 5 साल तक? क्या बच्चे प्री स्कूल्स नहीं थे या बच्चे घर पे ही थे? नहीं। तो गवर्नमेंट एक सिस्टमैटिक चीज़ प्लान करती है और वो मास को देखकर प्लान करती है। तो आपका बच्चा कब सीखना स्टार्ट करता है ये आपको डिसाइड करना है। द राइट एज जो होना चाहिए मेरे हिसाब से 2 साल होना चाहिए। काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी मदर टॉडलर प्रोग्राम में आते हैं, तो साल भर के बच्चे भी सीखते हैं और वो मिरेकल करते हैं। मतलब वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट आता है उनका। और मेरा ये मानना है कि पेरेंट आर द फर्स्ट टीचर टू अ चाइल्ड। पहला गुरु अगर कोई है बच्चे का, तो वो कौन है? मदर है, राइट। उनसे बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता।
तो अगर आपने बच्चे को बर्डन के तौर पे लिया है कि मुझे 2 घंटे का स्लॉट मिल जाएगा आराम करने का, तो एज क्राइटेरिया आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं कि 1 ईयर रख लिया, 2 ईयर रख लिया, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली उसको टॉडलर एज से आपको बच्चे को मदर टॉडलर प्रोग्राम में एनरोल कराना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। बट सर, कई बार ऐसा सवाल उठता है जो कि मैं भी अपनी बच्ची को लेकर के घूमी हूँ, बहुत सारी स्कूल्स में मैंने विजिट किया है। तो ये प्री स्कूल डिफाइन कैसे करते हैं? क्योंकि मुझे भी बहुत सारी मदर्स पूछती है कि हमें कौन सी स्कूल में बच्चे को डालना है। अभी बच्चा बड़ा हो गया है, 3 इयर्स ओल्ड 3 years होते ही old, उसको जब लेकर के घूमते हैं मम्मी पापा, तो बहुत बार सवाल पूछते हैं कि हम कैसे जज करें कि कौन सी प्री स्कूल बेस्ट है। फिर मैम हिना मैम यही बोलूँगा, बहुत अच्छा मतलब सिलेक्शन आप लेकर आए क्वेश्चंस का। जो कॉमन प्रॉब्लम मदर्स का है वही आप उठा रहे हैं यहाँ पर मुद्दा। स्कूल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? तो मैं इंडिविजुअल हर पेरेंट को बोलता हूँ, आप अपने एरिया में मिनिमम 10 to 15 स्कूल्स विजिट करना चाहिए। कितने? 10 to 15 स्कूल्स। ओके। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपके बाजू वाले स्कूल में भी वो बोलेंगे वहाँ मत जाना, वहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है। एंड आई एम द ओनली वन कि मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने सिटी में 15 to 20 स्कूल्स मिनिमम विजिट करो। एंड दूसरा क्राइटेरिया पेरेंट्स जो सिलेक्ट करते हैं वो है कि डिस्टेंस पास में होना चाहिए। तो सर, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये शायद थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी है। जब मेरी बच्ची मिश्का जब थोड़ी बड़ी होने लगी तब मुझे लगा कि उसे स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होता है एक पेरेंट के लिए कि वो कैसे चूज करे कि कौन सा बेस्ट प्री स्कूल वो अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा पाए। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा मैम, और ये जो आपने वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है, बेस्ट, बेस्ट, है ना? एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें या थोड़ा सा पेरेंट्स का अट्रैक्शन ले लें कि एवरी पेरेंट्स वांट कि उनका बच्चे को जो लाइफस्टाइल मिले वो बेस्ट होना चाहिए। लाइक सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, उनका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट वो देना चाहते हैं वो बेस्ट देना चाहिए। फिर वो सर्च करते हैं नियर बाई बेस्ट प्री स्कूल, जो भी स्कूल है वो स्कूलिंग उनकी बेस्ट होनी चाहिए। और भी बेस्ट के काफ़ी सारे उनके मतलब रोड मैप तैयार रहते हैं, हाँ, कि बेस्ट कोचिंग क्लास कौन सा होना चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, बेस्ट मेंटर कौन होना चाहिए, बेस्ट गार्जियन कौन होना चाहिए, या इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, चाहे डांस क्लास हो तो वो भी बेस्ट होना चाहिए, है ना? तो हर चीज़ बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात ये है हिना मैम कि बेस्ट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता, है ना? अब पेरेंट्स तो चाहते हैं बेस्ट देना, लेकिन बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम इस चीज़ को एलॉबरेट कर सकते हैं या थोड़ा इजी कर सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें, पहले तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। ये जो कंपैरिजन, चाहे वो मार्क्स का कंपैरिजन हो या बोर्ड का कंपैरिजन हो या बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो, वो सबसे गलत चीज़ है ना? कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि सबकी कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। तो बेस्ट को अगर हम कंपेयर करें तो एक हम एग्जांपल ले रहे थे ऑटोमोबाइल्स की, अगर हम बात करें 4 व्हीलर की बात कर लें तो 4 व्हीलर आपके लिए बेस्ट होगा कि हो सकता है कि ऑडी हो, हमारे जो कैमरामैन सर हैं उनके लिए हो सकता है कि मर्सिडीज़ हो, या जो हमारे सर हैं उनके लिए हो सकता है कि वॉक्सवैगन हो, है ना? तो मेरे लिए अगर आप पर्सनली बात करेंगे तो मेरे लिए हो सकता है कि बेस्ट ऑटोमोबाइल्स में अगर मैं जाना चाहूँ या कार हायर करना चाहूँ तो आई विल गो विद दी ओला और यूबर कैब, है ना? मैं 50 लाख रुपए का फंड, डेड फंड किसी कार में लगाऊं तो ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है। तो मेरा विजन अलग हो सकता है, आपका विजन बेस्ट के लिए डेफिनेशन अलग हो सकता है, सबके लिए बेस्ट का डेफिनेशन अलग है ना? तो आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए कि बच्चे को बेस्ट चीज़ें मिले। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर ये आती है कि इंडिया में हर घर पे आज कॉमन जो प्रॉब्लम दिखता है, जैसे बच्चा टीन एज में आता है तो टीन एज में आते ही वो पेरेंट्स से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। मतलब पेरेंट्स की पूरी लाइफ चली जाती है बच्चे को बेस्ट देने के लिए, और बेस्ट देने के बाद आउटपुट क्या आता है? आउटपुट ये निकल के आ रहा है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। तो क्या ये अलार्मिंग नहीं है कि आपने जो पाथवे लिया है, जो रास्ता लिया है अपने बच्चे के लिए, बेस्ट का डेफिनेशन आप सर्च कर रहे थे, तो वो पूरा होता है या वो कहीं गलत डायरेक्शन में आपको और आपके बच्चे को लेकर जा रहा है? तो मेरे हिसाब से पहले आपको बेस्ट का अपना परिभाषा एक सेट करना होगा, है ना? कि बेस्ट क्या है, कि हमारे लिए जो बेस्ट है वो अंबानीज के लिए बेस्ट नहीं होगा। तो बेस्ट से बेटर है कि वी शुड गो फॉर
मतलब मैंने फिर पहले भी बताया हुआ है कि 12 से 15 स्कूल्स आपको विजिट करने चाहिए, और वो स्कूल अगर आपके एरिया से काफ़ी दूर है, जैसे सिटी में, जैसे हम सिटी में रहते हैं, सूरत की अगर बात करें, तो मेरा ये मानना है कि हम अगर अडाजन से डुमस में अगर कोई स्कूल है या हजीरा में कोई स्कूल है, डिस्टेंस मैटर नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड ट्रैवल, और बच्चे को ट्रैवल कराना चाहिए कि वहाँ पर आपको जो एजुकेशन है वो आपके बच्चे को प्रॉपर मिल रहा है। तो बीइंग सिलेक्टिंग अ प्री स्कूल इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज। अब जब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि ये क्रूशियल फेज है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा तो अभी पहला स्टेप स्कूल में ले रहा है, ये क्रूशियल कैसे हो सकता है ना। क्रूशियल क्या होता है, 10th का बोर्ड क्रूशियल होता है, 12th का बोर्ड क्रूशियल होता है, आईएएस के एग्जाम्स देने क्रूशियल होते हैं। तो सर आप बता रहे हो कि प्री स्कूल सिलेक्ट करना क्रूशियल है, दैट इज अ वेरी मतलब इजी गोइंग ना। तो देखिए, बहुत टाइम से हमारे दिमाग में माइंडसेट ही ऐसा है ना, बहुत टाइम से हमारे दिमाग में एक ही चीज को बार 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 रगड़ा गया है, नहीं ये क्रूशियल हाँ, टाइम तो वही होता है। और ये बताया गया है कि प्री स्कूल में जाके बच्चा भी करेगा क्या, है ना। इतना छोटा सा बच्चा है, वो प्री स्कूल में जाकर अभी सुसु पॉटी करना सीखेगा, पॉटी ट्रेनिंग होगी उसकी। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और सीख लिया तो टेबल मैनर्स थोड़ा बहुत सीख जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मम्मा पापा से दूर रहना सीखेगा, तो मम्मा को मी टाइम मिल जाएगा। वो 2 घंटे 3 घंटे का मी टाइम मिल रहा है, तो वो अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं, सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। और एक फिर ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि बड़े स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो वहाँ पर सेट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके लिए प्री स्कूल सिलेक्ट करते हैं, और प्री स्कूल सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया यही होता है कि सबसे पहले जाकर स्कूल का एक्सटीरियर कैसा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली, एक्सटीरियर कैसा है, अंदर से स्कूल देखना। आज मतलब विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अपनी शादी के लिए आपने भी शायद ऐसी विंडो शॉपिंग की होगी लहंगे के लिए, है ना, कम से कम 12-15 देखा होगा। तो आपकी शादी के लिए लहंगा जितना इंपॉर्टेंट था ना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे का एजुकेशन है। मैं फिर से इसके लिए बोलता हूँ कि आप 12 से 15 स्कूल विजिट करें, लेकिन ना तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इंटीरियर एक्सटीरियर 5 स्टार रिजॉर्ट या 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए, फैसिलिटीज एग्जैक्टली, फैसिलिटीज बहुत होनी चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी कम भी होगी तो भी दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन योर चाइल्ड। वो सिर्फ एक पैसे बनाने की, मनी बनाने का एक ट्रेंड है कि मोटा पैसा कैसे हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं या चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो वो दिखावा वाला बिजनेस है। तो एक्चुअल में दिखावा वाला बिजनेस हो गया कि बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाएं और फिर उसमें से आप पेरेंट्स का जेब ढीला कर लें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, इंटीरियर एक्सटीरियर मायने नहीं रखता, फैसिलिटीज़ मायने नहीं रखती। तो पेरेंट्स से बार बार पूछने के बाद भी जो आंसर नहीं आता कि आप स्कूल में क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन सर्च ही नहीं करते। शॉकिंग है, हाँ, गुजरात में दे आर मतलब नॉट विलिंग टू जस्टिफाई या जस्ट एग्जामिन कि बच्चा की एजुकेशन जो है वो हम राइट हैंड में दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर समझ जाते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड कैसी होगी। और वो मतलब आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, है ना, लेविश है, तो उसका खाना अच्छा होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। तो खाना तो ढाबा का भी बहुत अच्छा होता है, एग्जैक्टली। तो ढाबा का खाना भी बहुत मतलब शानदार होता है, मतलब जायकादार होता है ना। तो ऐसा 5 स्टार के चाय भी बहुत फीकी होती है 200 रुपये वाली, लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे अगर आपने बच्चे का देखा है, तो वहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल नेगेटिव और जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो प्री स्कूल को के लिए मैं वापस से आपके सवाल पे आऊँगा कि कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कि कैरिकुलम क्या है, हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो वो मायने रखेगा। दूसरा मायने रखेगा कि कराने का तरीका कैसा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पिलर इज कि टीचर्स कैसे, है ना। अब आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं और वहाँ पे पता चल रहा है कि मैक्सिमम गुजराती मीडियम या गुजराती बैकग्राउंड के टीचर्स हैं। ऐसे मैं देखिए किसी लैंग्वेज के लिए अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट, और ये रीजनल लैंग्वेज है तो उनको आना ही चाहिए, राइट। तो लेकिन फिर भी पेरेंट्स का डिमांड है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, तो इंग्लिश मीडियम में मेरे हिसाब से वो पढ़ा सकता है जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड हो, है ना। नहीं तो फिर वो कंट्रोवर्शियल है कि वो इंग्लिश सीख कर या स्पोकन इंग्लिश में से इंग्लिश सीख कर आके पढ़ा रहे हैं और वो प्रोनाउंसिएशन भी उनका गलत जा रहा है। तो ये और बच्चा और पेरेंट क्या करते हैं
एवरी पेरेंट्स वांट कि उनके बच्चे को इंग्लिश आए, लेकिन वो कहाँ से आए? स्कूल से आए। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मम्मा का होता है, आंसू खरीदू, आंसू खरीदू, हाँ, आज खाने में मतलब क्या था या क्या किया। तो वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो आप बच्चे को घर पे जो दे रहे हैं, एनवायरनमेंट जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा लोकल लैंग्वेज का मिल रहा है। तो बच्चा 2 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है और अब बाकी 22 आवर्स आपके पास रह रहा है, तो 22 आवर्स वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, और स्कूल में जाकर वो 10 to 20 मिनट सिर्फ इंग्लिश सुन रहा है या इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो बच्चे को इंग्लिश आ जाएगी? इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम पे होनी चाहिए। पेरेंट्स का अवेयरनेस होना चाहिए कि आज के डेट में वो स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए जो, ये एक्चुअल में मान के चलते हैं कि आज का जो जनरेशन है ना, ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है। तो स्मार्ट जनरेशन को सिर्फ 2 लोग हैंडल कर पाएंगे। पहला है स्मार्ट स्कूल। अब स्मार्ट स्कूल का मतलब नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्मार्ट हो या स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। मैं फिर से ये बोलता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि स्मार्ट बोर्ड इज स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट स्कूल्स का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता, एग्जैक्टली कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है ना। जैसे अगर हमने आईफोन 16 की बात की, जब आईफोन 16 लॉन्च हो रहा था तो उसके पहले प्रो की मतलब लॉन्च की पहले से प्लानिंग चल रही थी। जब 16 लॉन्च हुआ उसके बाद प्रो आया, प्रो के बाद फिर आना था प्रो मैक्स आया, है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी चलती है, बैक द स्टेज चलता रहता है कि इसके अपग्रेड क्या करना है। लेकिन आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बात करें या मेजॉरिटी स्कूल्स की बात करें, तो आज भी वो पुराने तरीके से ही बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। जो हमारे टाइम पे वो चल जाता था कि बिकॉज वी वर नॉट सो स्मार्ट, लेकिन आज का जनरेशन बहुत स्मार्ट है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो एक दूसरे को शायद देख करके खाना खाते हैं, और जब घर पे आते हैं तो वो सिंगल चाइल्ड होता है। वो पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया। इसमें वापस से मैं बोलूँ मैम कि अगर ग्रुप में हम कहीं रेस्टोरेंट में गए, ये बहुत कॉमन है, आप देख सकते हैं, है ना। रेस्टोरेंट में आप जाओ और ग्रुप में जब टेबल पे हम बैठे हैं और 4 बच्चे अगर ग्रुप बनाकर भी टेबल पे अगर साथ में बैठे हैं ना, तो आप देखेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि उनके आगे एक ग्लास होगा और मोबाइल उनके आगे होगा। और ऐसा भी नहीं है कि चारों ग्रुप मिलाकर उस मोबाइल को देख रहे होंगे, चारों इंडिविजुअल के पास अपना अपना सेलफोन होगा। और मजाल है कि दूसरे बच्चे ने उनका कंटेंट देख लिया, वो शेयर भी नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू हाउ टू मैनेज दिस थिंग, कि किस तरीके से बच्चों को जब वो घर पे है, तो मतलब ये शुरुआत पेरेंट्स ही करते हैं, ऐसा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि पेरेंट्स आर द ओनली गुरु, दे आर द फर्स्ट एंड दे आर द लास्ट टीचर टू अ चाइल्ड। तो पेरेंट्स जब अवेयर हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर उनको ये नॉलेज होगा, देन डेफिनेटली बच्चे की अपब्रिंगिंग सही पोजीशन में होगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि खाना खाने, जो हम खाना खाते हैं या जो हम पानी पीते हैं, ये हमारी बॉडी को लगता है ना। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर पानी वाटर इनहेल करते हैं तो वो हमारे को आउटपुट वैसे ही देता है, और अगर आपने गलत पानी नेगेटिव एनर्जी से पिया है तो वो आपकी बॉडी को वैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सेम खाने में भी है। तो मैं आपसे पूछूं कि खाना खाने से पहले आप कौन सा प्रेयर कराएंगे अपने बच्चे को, कौन सा प्रेयर कराते हैं? तो 99% पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि खाना खाने से कोई प्रेयर भी होना चाहिए क्या। उनको ये पता है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। हाँ, तो ये हमारे टाइम पे सही था, लेकिन आज के जनरेशन में दे आर वेरी स्मार्ट जनरेशन, और उनको स्मार्टली हैंडल करना एक पेरेंट्स की का इम्पोर्टेंस है। तो वो पेरेंट्स तब कर पाएंगे जब खुद अवेयर होंगे। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है तो ये स्मार्ट जनरेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इस पूरी चीज को अगर हम समराइज करें कि जो क्वेश्चन था हमारा कि अगर मुझे अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्री स्कूल सेलेक्ट करनी, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखना चाहिए, फिर मैंने बताया फैसिलिटीज मायने नहीं रखनी चाहिए, है ना। लुक वाइज बिल्कुल मायने नहीं रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है सिर्फ कि आप एजुकेशन कैसा दे रहे हैं, करिकुलम कैसा है, एंड सेकंड आपके टीचर्स कैसे, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, सो समराइज करें तो हमें बेस्ट प्री स्कूल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो स्कूल का करिकुलम चेक करना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स का थॉट प्रोसेस और जो जिसने बनाया है उस स्कूल को, राइट,
उस ट्रस्टी का थॉट प्रोसेस क्या है, वो लॉन्ग टर्म कितना सोच रहा है। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी पॉइंट द बोली थर्ड मैम। पॉइंट दैट इज पेरेंट्स मीटिंग। बहुत पेरेंट्स सारे मीटिंग स्कूल्स आज भी मैंने देखे हैं जहां पर पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाई नहीं जा रही है। एग्जैक्टली Right? कुछ ही स्कूल्स ऐसी हैं जहाँ पे पेरेंटिंग सिखाई जाती है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए भी नया है ये सब कुछ। एग्जैक्टली और ये पेरेंट्स बहुत पहले से हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये नहीं सिखाया गया टॉपिक। हमारे पेरेंट को उनके बिल्कुल लिए भी नहीं बहुत सिखाया गया। एग्जैक्टली तो उनको एग्जैक्टली भी सीखने की जरूरत है। और ये क्योंकि स्मार्ट बच्चे हैं तो उनके लिए स्मार्ट पेरेंटिंग की कुछ टिप्स जो कि हमारी उस स्कूल में होने चाहिए। ये 3 पॉइंट जो मेजरली मुझे समझ में आए हैं। आपने जो बात बोला कि बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, तो बैकग्राउंड में ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रस्टी की या आपने जो बात की है कि डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, जी वो टेक्सटाइल से या डायमंड से उठकर तो एजुकेशन में नहीं आ गए। जी मतलब एक एजुकेशन का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, जी अगर वो नहीं है तो फिर लैकिंग है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत दिमाग में बहुत पहले से आ रहा है। मैं जब बच्चे का एडमिशन करवाने गई तब मिश्का बहुत छोटी थी, उसको इतना ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा। उस टाइम पे जब मैंने उसका एडमिशन करवाया तो मेरे दिमाग में ये थॉट था कि क्या मुझे उसको प्री स्कूल में अलग से डालना चाहिए या फिर एक फॉर्मल सा स्कूल सेलेक्ट करूँ मैं और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में पढ़े हो। क्योंकि आपका टेंशन कम हो जाएगा। ये हो सकता है, यही एक ये दिमाग फिर में था आपने कि बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मैम। वापस बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा ना नया। एग्जैक्टली देखिए, द वर्ड इज टेंशन। काफ़ी पेरेंट्स आते जी। हैं और मुझसे यही बात करते हैं कि सर ऐसा स्कूल बता दो कि एक बार डाल दिया और टेंशन खत्म, यस, ये होता 10-12 है। साल का टेंशन खत्म। ये बहुत तो से मैं parents यही के बोलता साथ हूँ है। उनको कि अगर आपने जब बच्चों को टेंशन समझ लिया है तो ग्रोथ तो वहीं खत्म है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्कूल सेलेक्ट कर लिया और आप उसको 10-12 साल खींचें। अगर आपको जब लग गया कि ये मेरे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, अदर स्कूल में स्विच कर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं कि प्री स्कूल्स में रखना चाहिए या फॉर्मल स्कूल्स में रखना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि फॉर्मल स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं सीनियर बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। उनका फोकस बोर्ड्स पे ज़्यादा रहता है ना। और ये सब कुछ है ना क्यों है वो आप समझ सकते हैं कि जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतनी अच्छी पब्लिसिटी होगी, उतनी बड़े बड़े होर्डिंग्स पिक्चर्स लगेंगे और उनको देखकर नए बच्चे आएंगे, है ना। तो इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, मतलब लेकिन उसको अभी मैं छेड़ना नहीं चाहूँगा। तो मेरा इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप अपने छोटे टॉडलर के लिए प्री स्कूल्स में जाएं इन कंपैरिजन टू बिगर स्कूल, क्योंकि बिगर स्कूल्स का फोकस होता है बोर्ड्स के लिए और प्री स्कूल का फोकस होता है सिर्फ लिमिटेड 20-25 स्टूडेंट्स के, और उनका टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इंडिविजुअल एक एक बच्चे पे ध्यान या एक एक बच्चे पे फोकस प्री स्कूल में हो सकता है और सेफ इन्वायरमेंट के साथ, है ना। सेफ इन्वायरमेंट उनको मिलता है जो बड़े स्कूल्स में बहुत टफ है। इनफैक्ट बड़े स्कूल्स में फर्स्ट ऑनवर्ड आप बच्चे को भेजें, है ना, तो वो बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगा। अब आपने जैसे मुझे बताया कि पहले हमें प्री स्कूल में डालना चाहिए, फिर भी मैं आपको बताऊं सर, मेरा तो टेंशन वहीं पे रहेगा। अब मैं सोचूंगी कि मुझे अगर फॉर्मल स्कूल में डालना है या फिर प्री स्कूल कंप्लीट होने के बाद मुझे अपनी बच्ची को अगर एडमिशन दिलवाना है किसी स्कूल में, तो अब मैं कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करूं। बिकॉज ये बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल है कि बोर्ड कौन सा ठीक है, कौन सा अच्छा है, इनफैक्ट कौन सा बेस्ट। देखिए मैम, पहले मैं ये बोलूँगा कि कोई भी बोर्ड अच्छा ही होता है, कोई बोर्ड बुरा नहीं होता। मतलब एक स्टेट बोर्ड से भी बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकता है, और आईएएस ऑफिसर बनने से भी बेटर वो एक बढ़िया अच्छा सिविलाइज पर्सन बन सकता है ना। तो बोर्ड मायने नहीं रखता, ये हमारी सोच है। फिर भी हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, ये एक फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं और आप क्या, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, है ना। तो हम और आप तो पढ़ा ही नहीं सकते, राइट। तो अब आती है बात कि स्टेट बोर्ड में जाना चाहिए, सीबीएसई में जाना चाहिए, या आईसीएसई या आईबी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेट बोर्ड से। तो स्टेट बोर्ड शायद अभी एक डायलमिया में है कि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का गॉड फादर सीबीएसई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी सीबीएसई को ही फॉलो कर रहे हैं। और अभी एक ट्रेंड हो गया है कि लोग पहले का एक ट्रेंड था कि लोग गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम में पढ़ाते थे, तो मास वॉज अ बिगर मास, है ना, गुजराती मीडियम में पढ़ाते थे। फिर वो मास चेंज होकर इंग्लिश मीडियम में आई, गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम में।
अब वही मास मैक्सिमम आ गई है सीबीएसई के ऊपर, तो सीबीएसई को भी हम निकाल देते हैं, फिर बचता है आईसीएसई और आईबी। तो आईसीएसई और आईबी में लोग समझते हैं कि दोनों के नाम के पहले आई है तो दोनों इंटरनेशनल है। फिर रेक्टिफाई करूंगा, आईसीएसई इज इंडियन सर्टिफाइड सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों एक नहीं है। एक नहीं है, आईसीएसई एंड आईबी एक नहीं एक है। नहीं है। आईबी इज मुझे इंटरनेशनल अब तक बोर्ड। यही लगता था कि आईसीएसई और आईबी एक ही है। नहीं नहीं मैम, आई से कॉमन लग जाता है हाँ, है ना, मतलब तो ऐसा नहीं है कि आशीष और आशुतोष एक होंगे है ना, दोनों में डिफरेंस होगा, तो वैसे ही डिफरेंस इसमें भी है। मेजोरिटी लोगों से मैंने सुना है कि आईसीएसई में मैं ये आपके साथ नहीं मैम, ये 90% गुजरातियों के साथ प्रॉब्लम है, मतलब गुजरात स्टेट में प्रॉब्लम है कि वो आई देख लेते हैं तो आई समझते हैं कि वो आईसीएसई इज इंटरनेशनल और आईबी इज अगेन इंटरनेशनल। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो आईबी उनके लिए बेटर है जिनको कुछ कंट्रीज़ में लाइक यूके यूएसए में अगर फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है ओके तो डेफिनेटली यू शुड गो विद आईबी। लेकिन अगर आपको इंडिया में ही रहना है और मेट्रो सिटीज़ में जाना है या आपका आगे का बैकग्राउंड साइंस रखना है आपको, तो यू शुड गो विथ आईसीएसई। अब आईसीएसई में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास स्कूल्स के ऑप्शंस नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए स्कूल्स के ऑप्शन नहीं है। बाकी आप अपने नेबर स्टेट को देखेंगे, महाराष्ट्र को अगर आपने देखा होगा तो मुंबई में मैक्सिमम बोर्ड जो हैं या मैक्सिमम स्कूल्स जो हैं वो आईसीएसई के हैं। आईसीएसई और महाराष्ट्र का एजुकेशन और आप यहाँ के सूरत का एजुकेशन या गुजरात के एजुकेशन में आप बच्चों का डिफरेंस देख लो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड, है ना। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो हम इलॉबरेट कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम अगर बोर्ड्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। हम अपना अगला पॉडकास्ट सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर करेंगे। फाइनली अब हमारे पेरेंट्स को अगर आप इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान जितनी भी बात हुई हमारी उसको अगर आप कंक्लूजन में लेकर के आए तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, खासकर गुजरात के पेरेंट्स को, कि आप बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो, है ना। तो थोड़े से राइट पेरेंटिंग के ऊपर वर्कआउट करें, थोड़ा अवेयरनेस के ऊपर काम करें, एंड इनफैक्ट जो शो ऑफ बिजनेस है उसको कम मिनिमाइज जितना कर सकें उसके ऊपर फोकस करें। बिकॉज अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो देखिए गुजरात काफ़ी चीज़ों में अव्वल है ना। मुझे भी 18 साल हो गए हैं गुजरात में, तो काफ़ी चीज़ों में मैं गर्वी गुजरात बोल सकता हूँ। जैसे अगर मैं सूरत की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर में नंबर 1 है ना पूरे इंडिया में। फिर हम क्लीननेस की बात करें तो इतने साल से हम नंबर 1 है, तो हम उसमें भी गर्वी गुजरात बोल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें डेवलपमेंट में तो हम नंबर 1 है, उसमें भी हम गर्वी गुजरात बोल सकते हैं। टेक्सटाइल में हम नंबर 1 है, बिजनेस में नंबर 1 है, डायमंड में हम नंबर 1 में हम गर्वी गुजरात बोल सकते हैं। इनफैक्ट हम पॉलिटिक्स में नंबर 1 है, मतलब मोदी जी और शाह जी ने पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया हुआ है, हम उसमें भी नंबर 1 है, राइट। तो गर्वी गुजरात हम काफ़ी चीज़ों में बोल सकते हैं, लेकिन क्या आप एजुकेशन में बोल सकते हैं कि गर्वी गुजरात नंबर 1? और मैं ये पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा, क्या आप बोल सकते हैं कि हम नंबर 1 हैं गर्वी गुजरात, एजुकेशन में हम नंबर 1 आते हैं? और ये हर उस पेरेंट से क्वेश्चन है जो खुद गुजरात बोर्ड से टॉपर रहे हैं, पढ़ाई की है और खुद अब अपने बच्चे को गुजरात बोर्ड में नहीं पढ़ाना चाहते, है ना। तो दे आर फाइंडिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन, और वो सीबीएसई में आके ख़त्म हो जाता है उनका तो ये अवेयरनेस फिर से वो गलत ट्रैक में है, तो इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम वापस से मिलकर इस चीज़ पे बोल सके कि हाँ अब हम गर्वी गुजरात, एजुकेशन में भी हम नंबर 1 है एंड प्राउड टू बी अ गुजराती। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होती है डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। अब आगे भी आपके सवाल और आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम लोग हमारे पॉडकास्ट आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि हमारे गेस्ट के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। थैंक यू सो मच।